नमस्कार दोस्तों, बीएचयू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बीएचयू वर्ल्ड की खास सीरीज बीएचयू कैप्सूल के अंतर्गत आपको सात लेक्चर जा चुके हैं। आज इसका ये अंतिम लेक्चर है। आप हमें उम्मीद है कि आप जो सातों लेक्चर है उसको अच्छे ढंग से अटेंड किए हैं। मैं आपको 5 प्रश्न जो है 7 लेक्चर के जो पढ़ाए गए हैं उससे पूछ रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इस पांचों क्वेश्चन का जवाब अच्छे ढंग से देंगे। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वह यह है कि हवाई जहाज किस स्फीयर में यानी कि किस मंडल में विचलन करता है। तो पहला प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि एटमॉस्फेरिक गैस जो है, वायुमंडलीय गैस जो है, उसमें हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, सर्वाधिक प्रतिशत जो है किस गैस की पाई जाती है। तो ये 2 प्रश्न जो है आपके ज्योग्राफी खंड से हैं। तीसरा प्रश्न जो है हमारा वो हंटर कमीशन से है कि हंटर कमीशन जो है भारत में कब गठित किया गया। तो आप हंटर कमीशन के बारे में भी बतलाएंगे कि हंटर कमीशन जो है किससे संबंधित है और इसका गठन कब किया गया। चौथा क्वेश्चन जो है मेडाइवल हिस्ट्री से है, जिसमें चालीसा दल का निर्माण किया गया था, यानी चालीसा एक गुट था, एक दल था। उस चालीसा दल का जो है निर्माण किस शासक के समय हुआ। और जो अंतिमा क्वेश्चन है ब्रिस्क, BRICS, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं और 2018 का जो ब्रिक्स का आयोजन हुआ वह किस देश में हुआ और किस शहर में हुआ, इसके बारे में आप देंगे। दोस्तों, अगर आप पांचों क्वेश्चन का जवाब सही ढंग से दे रहे हैं और इसके बारे में आपकी अगर जानकारी है अच्छे ढंग से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रैंक जो है टॉप 15 में आप अच्छे ढंग से परफॉर्म करेंगे। और अगर एक भी प्रश्न जो है आपका इसमें मिसिंग हो रहा है तो मैं ये मानता हूं कि ये सारे प्रश्न जो है रिपीटेड हैं। कम से कम विगत 15 साल में ये सारे क्वेश्चन जो है 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि इसमें 1-2 प्रश्न जो है जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित है। हम सबसे पहले आपके सामने 6 क्वेश्चन जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन, परंपरागत क्वेश्चन कथन के रूप में जो पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स में, हम वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हमारे कक्षाएं चली हैं उसमें भी ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन मुझसे कुछ चूक हुई, जिसमें ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन को नहीं बतलाया गया। तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं उन सारे दोस्तों से। लेकिन वो सारे दोस्त इनको अपने कॉपी में नोट करेंगे वहीं पे जहां पे CPI और WPI के बारे में बतलाया गया है। तो दोस्तों, आज का जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो कथन के रूप में पूछा जाता है वो सबसे पहले है लगान सिद्धांत के बारे में। एक लगान सिद्धांत होता है इकोनॉमिक्स में कि लगान सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ये जो है लगान का सिद्धांत है। और इसके बारे में आपसे कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसको किसने प्रतिपादित किया, हु इज द फादर ऑफ द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, या इसी क्वेश्चन को घुमा करके कुछ भी पूछ सकता है इससे रेंट से संबंधित। तो रेंट से संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा उसके अधिकांश आंसर जो है रिकार्डो होंगे। अब सभी का उत्तर रिकार्डो नहीं हो सकता है, लेकिन प्रायः जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रिकार्डो से संबंधित वो थ्योरी ऑफ रेंट से ही संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न का जवाब हुआ रिकार्डो। दूसरा प्रश्न जो है वो इसी से संबंधित है कि थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किससे संबंधित है। इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी दिया गया है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड है, 5 बार पूछा गया है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो इसके बारे में भी आप जान लेंगे, इसको भी आप नोट करके लिखेंगे। नाइट के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था। तो ये हुआ, 2 प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है कि सट्टा के लिए जो है मुद्रा की मांग यानी डिमांड ऑफ द मनी के बारे में किसने प्रतिपादित किया। द स्पेकुलेटिव डिमांड्स ऑफ द मनी।
सट्टा हेतु मुद्रा की मांग किसने प्रतिपादित किया, यानी ये थ्योरी जो है किसने दिया? तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा कीन्स। कीन्स इसको प्रतिपादित किया है। और यही पे एक पूछेगा, इसी में 4-3 नंबर में ही एक नोट करके रख लीजिएगा कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कीन्स ने जो है 2 तरह के थ्योरी दिए हैं जो पॉपुलर थ्योरी उनके हैं। रोजगार के सिद्धांत इसको कहते हैं, रोजगार का सिद्धांत। तो इनके 2 पॉपुलर थ्योरी हैं और कभी कभी कीन्सियन थ्योरी में ये दोनों में कोई एक प्रश्न या दोनों प्रश्न को घुमा करके पूछ दिया जाता है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है आपके एंट्रेंस में कि पहला क्वेश्चन जो है इसी तरह के थ्योरी के बारे में ही पूछ दे। प्रथम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही इकोनॉमिक्स का इस तरह का पूछा हुआ है। तो ये टोटल जो है 4 हुए, जिसमें कि 3 का 2 खंड है। इसको आप नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके बाद जो है आपको हम एक थ्योरी फीसर की मैं बतला रहा हूं जो मनी से संबंधित है, मुद्रा से संबंधित है। एक थ्योरी फीसर ने दिया था, उसको कहते हैं हम थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा का सिद्धांत, मुद्रा के परिणाम का सिद्धांत, इसको इस तरह से परिणाम का सिद्धांत, ये इस तरह से पूछा है। इसका जवाब होगा फीसर। तो दोस्तों ये जो आपके 5 प्रश्न हुए, जिसमें 3 का 2 खंड है, ये पांचों को आप जो है पूर्ण रूपेण याद कर लेंगे। इसमें किसी तरह की आपको जो है भूलने की समस्या नहीं होना चाहिए। अगर ये पांचों प्रश्न आपके याद है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों में एक प्रश्न जो है आपको जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर एक साल कभी भी ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें ये पांचों क्वेश्चन जो है कोई ना कोई जो है रिपीटेड हुआ हो। तो दोस्तों ये हुआ आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन के अंतर्गत जो 5 प्रश्न हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछ सकता है, ये मैंने जो आपको लेक्चर में पढ़ाया था 5 ईयर प्लान के बारे में, तो आप एक बार पंचवर्षीय योजना को भी देख लें कि पंचवर्षीय योजना में क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले जो है पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत के बारे में पूछ सकता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो 1951 में जो है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। 1951 से लेकर के 56 तक के बारे में। 5th पंचवर्षीय योजना पूछ सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का। उसके बाद जो है आपसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर पूछेगा कि इसका कब से कब कार्यकाल रहा, तो इसका कार्यकाल जो है 2012 से लेकर के 2017 तक रहा है। और उसके बाद जो है नीति आयोग ने अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये हुआ 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन। इसके बाद जो है आपसे हो सकता है कि आप इसका रेट भी देख लेंगे कि क्या ग्रोथ रेट रहा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का ग्रोथ रेट क्या रहा है। हो सकता है, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है, अब उससे उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि वो ग्रोथ रेट आपसे पूछे। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग से, नीति आयोग में आपको मैंने पहले भी बताया था कि नीति आयोग के बारे में, इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष। तो भारत के जो पदेन प्रधानमंत्री होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होंगे भारत के,
वो करेंटली इसके अध्यक्ष होंगे। तो पीएम मैं लिख देता हूं यहाँ पे। उपाध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है कि उपाध्यक्ष कौन है, और सीईओ। ये 3 प्रश्न जो है नीति आयोग से जनरली पूछे जाते हैं। तो सीईओ जो है अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत है, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो श्री राजीव कुमार है, राजीव कुमार। तो ये तीनों को आप याद रखेंगे कि नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, और सीईओ कौन है। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग के बाद जो है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो टैक्स सिस्टम से है कि टैक्स सिस्टम जो है भारत में वो कौन कौन सा है, टैक्स सिस्टम। तो टैक्स सिस्टम में आपसे पूछ सकता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जीएसटी किस तरह का टैक्सेशन है। टैक्सेशन के अंतर्गत जो है जीएसटी को किस रूप में आप देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बोथ टैक्सेस, नन ऑफ देम, इस तरह का भी। तो आपको जीएसटी के बारे में देख लेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है, जीएसटी का गठन कब हुआ, जो जीएसटी जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी कितनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी कितनी है, वो मैं पहले इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से बतला चुका हूं। तो आपको मैं सिर्फ बतलाने जा रहा हूं कि इससे प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो जीएसटी के बारे में, इसकी कमिटी के बारे में देख लीजिएगा कि कमिटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं। जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या भूमिकाएं हैं, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा जीएसटी के अंतर्गत। और जीएसटी को किस टैक्सेशन में रखते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में, इसको इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। तो ये हो गया टैक्सेशन का जीएसटी। अब दोस्तों आजकल जो एक प्रमुख टैक्स में एंजल टैक्स के बारे में लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एंजल टैक्स क्या है और ये किस तरह का टैक्स है। तो एंजल टैक्स किस तरह का टैक्स है और जीएसटी कौन तरह का टैक्स है। हो सकता है एंजल टैक्स के बारे में आपसे पूछ दे, मैं तो जीएसटी के बारे में आपको बता दिया हूं। एंजल टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, वो इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है। ये डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है, और ये किसके अंतर्गत आता है, इनकम टैक्स के अंतर्गत, इनकम टैक्स के अंतर्गत। अब मैं एंजल टैक्स के बारे में आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं कि एंजल टैक्स होता क्या है। सपोज कीजिए कि एक मेरी स्टार्टअप्स है, कुछ भी ये स्टार्टअप हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं यही कह सकता हूं कि मैं बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी करवाता हूं, तो ये हमारा एक स्टार्टअप्स है जिसको मैंने स्थापित की है। तो ये जो बीएचयू वर्ल्ड का जो स्टार्टअप है, मेरे पास फंडिंग नहीं है। सपोज करें मेरे पास फंडिंग नहीं है बीएचयू वर्ल्ड चलाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, अपना स्टार्टअप्स को के शेयर को मार्केट में बेच दूंगा। मार्केट में इस शेयर को जब मैं बेचूंगा तो वहां पे क्या होगा, जो निवेशक हैं, जो उसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये इन्वेस्ट किया जाएगा बीएचयू वर्ल्ड में। कौन लोग, बाहरी लोग जो निवेशक हैं। अब दोस्तों अब देखिए, सपोज कीजिए कि मेरा जो शेयर है उसकी मूल कीमत, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 10 रुपया है। सपोज कीजिए 10 रुपया या 10 करोड़ जो भी समझे, 10 रुपया है अगर उसकी मूल कीमत, लेकिन इस शेयर को मैंने 15 रुपया में बेचा। कितना में बेचा, 15 रुपया में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है हमारा 5 रुपया को वो इनकम के रूप में देखता है। चूंकि मेरा शेयर का मूल कीमत 10 रुपया था और मैंने बेचा 15 रुपया में, तो उसकी कीमत को उसने किस रूप में देखा, इनकम के रूप में। कितने रुपये का, 5 रुपया का। तो 5 रुपया पर जो है इनकम टैक्स जो है 30% के दर से, 30% के दर से वो जो है एंजल टैक्स रिकवर करता है। तो दोस्तों एंजल टैक्स के बारे में भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा टैक्स है। पहला डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कुछ भी प्रश्न आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है, पहला। दूसरा, यह किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत। ये किससे संबंधित है, तो ये जो
अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नई नई स्टार्टअप्स की के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं, उन सारे स्टार्टअप्स पर ये अगर उनकी इनकम का स्वरूप इस ढंग का है तो उस पे जो है एंजल टैक्स को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों टैक्सेशन सिस्टम से, जहां से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो आरबीआई से है। आरबीआई के बारे में आप देख लेंगे कि आरबीआई का गठन कब हुआ, किस एक्ट के माध्यम से हुआ। आरबीआई का गठन इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और दूसरा कौन सा एक्ट के माध्यम से हुआ, एक्ट के माध्यम से। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ है। और जो एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934, प्रश्न कभी कभी जो है गठन से नहीं पूछ करके एक्ट से पूछ देता है, और 1 अप्रैल 1935 भी उसमें लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो प्रश्न के आंसर क्या है, गलत है। तो आप इसे देखेंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि गठन और एक्ट, अधिनियम और गठन दोनों दो चीज हैं, और दोनों को याद रखना है। ये तो दोस्तों आरबीआई से संबंधित हो गया। एक प्रश्न जो है बैंकिंग सिस्टम में सीडीबी से पूछा जा रहा है कि जो सीडीबी है, सीडीबी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों सीडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, लखनऊ में है। एकमात्र ऐसी बैंकिंग सिस्टम में क्या कहते हैं हेडक्वार्टर के रूप में आप देखेंगे जिसकी हेडक्वार्टर जो है लखनऊ है। अधिकांश का हेडक्वार्टर जो है आपसे किसी भी तरह का बैंक का पूछे तो वो जनरली उसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और इसलिए जो है उसे हम मुंबई को जो है एक इकोनॉमिकल राजधानी के रूप में जो है हम देखते हैं। तो ये तो दोस्तों आरबीआई और सीडीबी जो हुआ, जिस पे ज्यादा फोकस करना है आपको इस दोनों बैंकिंग सिस्टम में। इसके बाद दोस्तों एक निर्गमन सिस्टम से भी इसमें प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं कि मुद्रा जारी। आरबीआई चूंकि मुद्रा जारी करता है, मुद्रा जारी करता है, और जो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो टेस्ट सीरीज दिए हैं, मैंने इस तरह के प्रश्नों को बार बार रिपीटेड करके पूछा है कि मुद्रा जारी कौन करता है। तो मुद्रा जारी जो है आरबीआई करता है। कोई भी मुद्रा जो है जिसको अगर छापता है तो आरबीआई के द्वारा छापा जाता है, 1 रुपए के नोट को छोड़ के। जो 1 रुपया का नोट है उसको जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, और उस पे जो है वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। बाकी भारत में जितने भी मुद्रा है, चाहे वो 2000 रुपया का हो, चाहे वो 500 रुपया का हो, चाहे वो 200 रुपया का हो, चाहे 100 रुपया का हो, चाहे 10 रुपया का हो, वो सारे नोट पे आप देखेंगे जो भारत के गवर्नर हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। और दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर है। शक्तिकांत दास के बारे में आप याद रखेंगे, हो सकता है ये भी प्रश्न आपसे पूछ दे। तो ये तो दोस्तों नोट से संबंधित हो गया। इसके बाद एक प्रश्न है कि आरबीआई जो है कौन सा कार्य नहीं करता है, साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन। वो क्रेडिट क्रिएशन के बारे में आप इसको, क्रेडिट क्रिएशन इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये भी बार बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। ये कॉमर्शियल बैंक का कार्य है, और आप इसे जो है देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कार्य किसका है, मुद्रा छापने का कार्य किसका है, रेपो रेट निर्धारित करने का किसका कार्य है। ये सारी चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट कौन निर्धारित करता है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया आपके बैंकिंग सिस्टम से। इसके अलावा दोस्तों एक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी आपको देख लेना है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो है निफ्टी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी जिसको कहते हैं, बीएसई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पुराना बीएसई है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा देख लेना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन का स्वरूप क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हुआ। अब देखिए दोस्तों इससे इसके अलावा जो है करंट में क्या क्या प्रश्न जो है आपसे बन सकते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित। G20 एक वैश्विक मंच है बहुत सारे देशों का,
उसकी इस बार आयोजन कहाँ हुआ, उसका आयोजन के बारे में पूछ सकता है कि इस बार जो उसके प्रोग्राम्स हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं। तो दोस्तों इसके इस बार के जो प्रोग्राम्स हैं वो अर्जेंटीना में हुए हैं, अर्जेंटीना में हुए हैं। और अर्जेंटीना के शहर जो है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स में इसके सम्मेलन हुए हैं, सम्मेलन। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे कि G20 इकोनॉमिक से संबंधित है, इकोनॉमिकल फोरम के रूप में इसको देखते हैं। और ये प्रस्तावित है 2022 में जो है ये प्रस्तावित है कि इसका आयोजन जो है कहाँ होगा, भारत में होगा। तो दोस्तों ये G20 का था। एक इसी तरह का एक सम्मेलन हुआ है COP24, इकोनॉमिक्स से COP24 का भी एक सम्मेलन हुआ है। ये COP24 का सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो COP24 का सम्मेलन पोलैंड में हुआ है, पोलैंड में हुआ है। इस बार का जो सम्मेलन है वो पोलैंड में हुआ है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है एक प्रश्न बनता है आपके फूड सस्टेनेबली इंडेक्स के बारे में कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट पोजीशन जो है वो फ्रांस को प्राप्त किया गया है, फ्रांस को दिया गया फर्स्ट पोजीशन। और भारत का जो इसमें है ये 33 रैंक दिया गया है, 33। देखिए दोस्तों फ्रेंच जो है अभी भी 70% जनसंख्या जो है फ्रेंच की वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, वो भारत जैसा ही देश है, लेकिन वहां के औद्योगिक व्यवस्था भी उतने ही कारगर हैं और वैश्विक दृष्टिपटल पे उसकी भूमिका जो है काफी ज्यादा है। तो ये इसे भी याद रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन और 33 पोजीशन जो है किसको इसमें दिया गया। देखिए एक एनपीएस का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि एनपीएस जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। आपका ये होमवर्क है, HW है कि आप नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि इसको कहां से लागू किया गया, कब लागू किया गया। ये दो चीज जो है आप एनपीएस के बारे में ढूंढ करके निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद दोस्तों एक है स्टार्टअप्स इंडिया के बारे में प्रश्न जो अक्सर पूछे जा रहे हैं कि वर्तमान समय में जो स्टार्टअप्स इंडिया का जो स्वरूप है उस स्वरूप में कौन सा राज्य जो है फर्स्ट पोजीशन गेन किया है। तो गुजरात, इसको आप याद रखेंगे। स्टार्टअप्स इंडिया के अंतर्गत कौन सा है, स्टार्टअप्स इंडिया के अंतर्गत जो प्रथम स्थान किस राज्य का है, वो गुजरात का है, वो गुजरात का है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है इसके अंतर्गत जो है रैंकिंग में वो गुजरात का। स्टैंड अप इंडिया अगर आपसे पूछता है कि स्टैंड अप इंडिया का संबंध किससे है, ये तो नए बिजनेस से संबंधित है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है नया स्टार्टअप शुरू करता है, नया बिजनेस संबंधित करता है, तो वो इससे स्टैंड अप इंडिया का संबंध जो है SC, ST और महिलाएं, ये तीन लोगों को ऊपर उठाने के लिए यानी इसके पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सारे स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत आते हैं। आप दोस्तों स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ये दोनों कब लागू हुआ भारत में, इसके बारे में भी आप एक बार देखेंगे। ये आपका मूल रूप से उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये इतना याद रखेंगे स्टार्टअप इंडिया जो है बिजनेस से संबंधित है, न्यू सेटअप बिजनेस से, और स्टैंड अप इंडिया जो है वो SC, ST और महिलाओं को पुनरुत्थान के लिए जो दिया जाता है। देखिए दोस्तों एक भारत माला बॉन्ड जो चला गया है, भारत माला परियोजना, भारत माला बॉन्ड या भारत माला परियोजना। बॉन्ड अगर इसमें पूछता है कि ये बॉन्ड का संबंध किससे है, भारत माला बॉन्ड का,
ये वर्ड हिंदी का है, लेकिन इसको इंग्लिश में भी भारतमाला बॉन्ड ही बोलते हैं। ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। भारतमाला एक प्रोजेक्ट है जो क्या कहते हैं, भारत के कई सारे मंत्रालय के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिसमें नौगम्य मंत्रालय भी इंक्लूडिंग है इसके अंतर्गत। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका उसके बाद भारतमाला के अंतर्गत जो सबमिशन है, इसके अलावा भी कई सारे तार्किक पहलुएं हैं इसके अंतर्गत। उसको आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे, ज्योग्राफी में सर आपको बतलाए होंगे, नेशनल हाईवे में बहुत सारे हाईवे का नामांकन फिर से हुआ है। तो आप नेशनल हाईवे का पुनः नाम जो दिया गया है उसको भी आप इसके अंतर्गत देख लेंगे, क्योंकि इसका संबंध भी भारतमाला प्रोजेक्ट से है। ग्लोबल एविएशन समिट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि जो भारत में इस साल का जो ग्लोबल एविएशन समिट हुआ है, वो समिट कहाँ हुआ है? ग्लोबल एविएशन का जो अर्थ होता है, वो अर्थ एविएशन को हम एक उन्नयन के रूप में हम देखते हैं। तो इसका समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन के बारे में आपसे पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों एक विश्व आर्थिक मंच का जो फोरम की वार्षिक बैठक होती है, वो विश्व आर्थिक मंच के बारे में भी पूछ सकता है आपसे कि विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, विश्व वैश्विक आर्थिक मंच जो है उसकी सालाना बैठक फेमस है ये प्रश्न, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने भागीदारी की थी। ये वैश्विक आर्थिक मंच की जो बैठक है वो दावोस में हुआ था, दावोस में, जो कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत, स्विट्जरलैंड देश में सम्मिलित है। तो दोस्तों ये ग्लोबल एविएशन समिट और वैश्विक आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रश्न जो है ये पूछा भी जा सकता है, टेस्ट सीरीज में भी 2 बार ये प्रश्न दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको मनरेगा के बारे में याद रखना है कि मनरेगा किस एक्ट के माध्यम से बना, मनरेगा की स्थापना किस स्वरूप में हुई, मनरेगा किस क्षेत्र से संबंधित है, ग्रामीण शहरी दोनों, या फिर नन ऑफ देम। ये भी प्रश्न जो है बार बार रिपीटेड करके पूछा गया है कि मनरेगा का संबंध किस अधिनियम से है, कौन सा अधिनियम के माध्यम से मनरेगा की स्थापना हुई, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसका संबंध किस पहलू से है, रूरल, उसके बाद अर्बन, रूरल अर्बन बोथ, और नन ऑफ देम। तो आप इसको भी एक बार ध्यान में रखेंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो है मनरेगा है। देखिए दोस्तों इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ये भी हैं कि इस बार का जो बजट था, इस साल का बजट, उस बजट को पीयूष गोयल, रेल मंत्रालय के जो मिनिस्ट्री हैं, मंत्री हैं, अंतरिम बजट जो है इस साल के अंतरिम बजट को किसने पेश किया, किसने पेश किया? ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि अंतरिम जो बजट है इस साल का, भारत का जो बजट है वो किसने पेश किया। तो दोस्तों आपको याद होगा कि अरुण जेटली का तबीयत जो है काफी ज्यादा उस समय खराब था, तो अंतरिम बजट जो है वो पीयूष गोयल के द्वारा जो है, पीयूष गोयल के द्वारा जो है पेश किया गया था, और इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों एक प्रश्न जो है तार्किक रूप से आया है, इकोनॉमिक्स के ट्रेड से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन थे, वो मोस्ट फेवर्ड नेशन, वो मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो दर्जा है भारत ने किसको दिया था, भारत द्वारा जो है किसको दिया गया था? तो भारत ने पाकिस्तान को दिया था। ठीक, भारत ने पाकिस्तान को दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, पाकिस्तान ने भारत को नहीं दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये प्रश्न जो है ज्यादा हैं अच्छे,
पूछने का संभावना ज्यादा है कि भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन की दर्जा पाकिस्तान को कब दिया था। अब इसमें आप याद रखेंगे कब, कब का पहला आप खोज करके निकालेंगे, आपका HW है कि कब इसको मिला था। उसके बाद दोस्तों इसके बारे में है कि पाकिस्तान ने दिया था कि नहीं भारत को, तो नहीं, ये नहीं दिया था। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत क्या होते हैं, कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत जिसके आयात पर, आयातित वस्तुओं पर, इंपोर्ट पर छूट दिया जाता है, वो अपने इकोनॉमिकल एक एक्टिविटी के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से। तो उसमें कुछ सारे वस्तुओं पर जो टैक्स की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाता है, बिल्कुल टेंस टू जीरो जिसको कह सकते हैं, आपकी जीरो के समीप ला दिया जाता है कि बिल्कुल टैक्स नहीं हो, वो मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत ही है। अब देखिए दोस्तों आजकल जो प्रचलित है, जो बहुत सारे तरह के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो कहानियां देखने को मिलते हैं कि पाकिस्तान में जो है प्याज की दाम इतना है, टमाटर का दाम इतना है, उसका परिणाम यही है कि जब हम किसी देश को अभी तक आश्रित किए हुए थे वो सारे खाद्य पदार्थों पर, अब अचानक उस पर 200 रुपया टैक्स का दर जो है इम्पोज कर दें, तो स्वाभाविक है उस देश की जो अर्थव्यवस्था में खाद्य वस्तुओं में भूचाल आएगी ही। तो वही समस्या है वहां पे, जो आप टमाटर बैगन का देखते हैं रोज, पाकिस्तान से संबंधित जो भी न्यूज है वो हुआ। एक प्रश्न दोस्त व्हाइट लेवल एटीएम से संबंधित है कि ये व्हाइट लेवल का एटीएम क्या होता है। योनो कैश के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कार्डलेस कैश जो है किसने लॉन्च किया है, तो स्टेट बैंक के योनो एप्स के माध्यम से। और दूसरा व्हाइट लेवल का एटीएम क्या होता है, व्हाइट लेवल एटीएम। देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं जिसका बैंकिंग के रूप में वो रजिस्टर नहीं है, वो वित्तीय संस्थाओं के रूप में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन दोस्तों वो अपना एटीएम जारी करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसा बैंकिंग नहीं हो, एक वित्तीय संस्था हो जो बैंकिंग के रूप में रजिस्टर नहीं है लेकिन फाइनेंस के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे आप बहुत सारे मार्केट में भी देखते होंगे कि बहुत सारे फाइनेंस की कंपनियां हैं, तो वो जो एटीएम जारी कर रहा है वो व्हाइट लेवल का एटीएम के अंतर्गत आता है। तो वो इसकी संचालन कौन करता है, तो गैर बैंकिंग कंपनियां। सपोज कीजिए कि कोई गैर बैंकिंग कंपनियां हैं, जैसे जियो का एक वर्किंग कंडीशन है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और जब वो अपना एक एटीएम लॉन्च करता है ऑयल के क्षेत्र में, रिचार्ज के से संबंधित, मतलब मैं जियो का बात नहीं, मैं रिलायंस का बात कर रहा हूं, अगर वो एटीएम से संबंधित कुछ भी क्रियाकलापों को देता है तो वो गैर बैंकिंग के अंतर्गत आ जाएगा, और उसके द्वारा जो जारी की गई एटीएम है उसको क्या कहेंगे, व्हाइट लेवल एटीएम कहेंगे। ये भी आजकल जो है काफी चर्चाओं में रहा है। दोस्तों इसके अलावा जो है सुने होंगे आप कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इसका संबंध इकोनॉमिकल एक्टिविटी से है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से है हैप्पीनेस रिपोर्ट का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2019 का जारी किया गया है, इसमें पहला पोजीशन किसको मिला है, फर्स्ट पोजीशन। तो पहला पोजीशन फिनलैंड को मिला है, फर्स्ट पोजीशन फिनलैंड को मिला है। और दोस्तों लास्ट पोजीशन जो है वो साउथ सूडान को मिला है, साउथ सूडान को मिला है। 156 कंट्री को इसमें इंक्लूड किया गया है, और भारत को निचले पायदान को कह सकते हैं, क्योंकि भारत का जो स्थान है इसमें, भारत को जो इसमें रैंकिंग में दिया गया है 140। भारत का रैंकिंग जो है पाकिस्तान से भी खराब है, नेपाल से खराब है, श्रीलंका से खराब है। ये जो भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे खराब स्थिति जो है भारत की प्रदर्शित की गई है, जिसमें 140 रैंक। तो आप इसको 140 रैंक को याद रखेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो
2019 का जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें भारत कुल कितने राज्य देशों को सम्मिलित किया गया है, तो 156 देश को। और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन फिनलैंड का, और भारत की जो रैंकिंग है 140 है। दोस्तों इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो WPI और CPI में देख लीजिएगा। WPI और CPI का संबंध किससे है? WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक होलसेल में। तो दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है? वस्तु को, दूसरा ऑप्शन रहेगा सेवा को, वस्तु और सेवा को, नन ऑफ देम। तो दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। आप याद रखेंगे इसको कि इसमें केवल जो है सब्जेक्ट यानी कि वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को सिर्फ इसमें इंक्लूड किया जाता है, और इसमें जो है गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें इसको गुड्स कहते हैं, गुड्स को सिर्फ इंक्लूड किया जाता है WPI में, और CPI में वस्तु के साथ साथ जो है सर्विस को भी हम इंक्लूड करते हैं, सेवा को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया इसका मूल। इसके अलावा जो है आधार वर्ष पूछ सकता है इसका कि इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर क्या है। तो दोस्तों इसका जो बेस ईयर है 2012 है, और WPI का जो बेस ईयर है 2011-12 है। ये दोनों में अंतर है, 2011-12 इसका बेस ईयर है और इसका केवल 2012 बेस ईयर है। तो इन चीजों को भी आप WPI और CPI में याद रखेंगे। आपसे वस्तु के बारे में पूछ सकता है या फिर बेस ईयर के बारे में पूछ सकता है। दोस्तों ये लेक्चर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आप कुछ चुनावी मुद्दों को भी आप देख लेंगे कि उसकी क्या भूमिकाएं रही हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और इसके अलावा जो है जो भारत की जनसंख्या का जो वृद्धि दर है उसके बारे में भी आप देख लेंगे। असम में जो है एक रजिस्टर्ड बनाने की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा कि नेशनल रजिस्टर्ड के अंतर्गत जो है किस राज्य में सर्वप्रथम इसको जारी किया गया, उन चीजों को भी आप जो है इसमें अच्छे ढंग से कवर करेंगे। लेकिन WPI CPI का जो है बेस ईयर जो है आपको याद रहना चाहिए। तो दोस्तों ये जो लेक्चर है आपका, ये आज का अंतिम लेक्चर है। अगले लेक्चर की शेड्यूल आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।